इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। यह प्रश्नावली अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक पर आधारित है। तो आइए हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज़ और हम कहेंगे, इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो एक हम दिए हैं, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको अवश्य देख लें। हो सकता है आप देख लेते हैं उसको तो यह एक्सरसाइज खुद भी लगा सकते हैं। और हम आप लोगों से ये कहना भी चाहते हैं, पहले आप क्वेश्चन को जरूर लगावें, उसके बाद वीडियो देख के आप खुद संतुष्ट हो जाइए कि आपका क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आप बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ भी लेंगे। क्या लिखा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रकट करना है। तो अभाज्य गुणनखंड आप इस तरह से भाग विधि से भी हल कर सकते हैं। 140 ऐसे पहाड़ा पढ़ते हैं, लेकिन यह है इसमें जब भी यहाँ आप कोई अंक लेकर चलेंगे वो अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। जैसे 2, ये लास्ट में 0 है तो 2 से कटना ही है इसको। 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14 और ये 0 आ गया। फिर 2 से भाग दीजिए 35, फिर 2 से तो अब नहीं कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, फिर 7 1 यहाँ आ गया। तो ये इसका गुणनखंड बन गया। अभाज्य संख्याएं हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप ऐसे 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसको ऐसे हल किए, 140 को लेकर पहले 5 से भाग दे दिए तो 5 दूनी 10, 5 वट्ठे 40, फिर 2 से भाग दे दिए तो 2 से भाग देंगे तो आएगा 14, फिर मान लीजिए 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, फिर 2 एकम 2। तो इनका आंसर क्या आएगा? तब इनका आंसर आएगा, यहाँ से लिखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, ये आएगा। लेकिन इसको जब हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ही होगा। तो फिर आप यहीं पहुँच जाएंगे। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम किस अंक से शुरू करें? आपके दिमाग में कोई भी अंक आता है आप वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। बस एक सावधानी बरतना है, वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लो 140 लेकर चले आप, सपोज दैट 4 से कोई काटता है तो 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, 4 से भी कटेगा। लेकिन ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। तो ऐसे गुणनखंड लेकर नहीं चलेंगे। आप अभाज्य संख्या को किसी भी क्रम में लेकर चलेंगे और बाद में उसको ऑर्डर में लिख लेंगे, ये आपका फैक्टर बन गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर चलते हैं। 156, अब हमको लगता है आप सब लोग लगा सकते हैं। 156 को ये लास्ट में सम अंक है तो 2 से कटना ही है इसको। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, फिर 3 से कटेगा 13। अब ये 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही काटना होगा, 13 कम 13। तो ये क्या मिल गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको 2 का स्क्वायर लिख के 3 इंटू 13 ऐसे लिख सकते हैं। तो 156 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रकट कर लिए। आप अपना फेयर कॉपी जब बनाएंगे तो इसके साथ में इसको भी लिखना है। इसमें आप एक ही लिखेंगे, ये तो हम आपको अदर समझाए हैं कि मैंने ऐसे भी हो सकता है। एक फैक्टराइजेशन यहाँ पर आप इसके साथ लिखेंगे। इसका थर्ड भी आप ऐसे लगा सकते हैं। 3825, तो इसका गुणनखंड यहाँ करते हैं हम 3825। फिर ये अंक तो 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 से नहीं कटा, अब 3 से काटने का प्रयास। 3 से काटने का पहचान क्या होता है? इन अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। जैसे 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, तो 3 से कट जाएगा अवश्य। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखते हुए रहेंगे। अब फिर देखो 3 से कटेगा, 2 1 3, 7 3 10 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर चेक करो 3 से, 4 2 6, 6 5 11, अब नहीं कटेगा।
4 से तो कटना ही नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से अवश्य कटेगा क्योंकि कोई भी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 5 हो वो 5 से कटेगा। 5 वट्ठे 40 और 5 पचे 25, अभी भी 5 से कटेगा। 17 पचे 85, तो 5 एकम 5, 5 सते 35। अब 17 अभाज्य संख्या, तो 17 को यहाँ लिखेंगे आप। तो इसका गुणनखंड क्या बना, 3 इंटू 3 इंटू 5 5 इंटू 17। इसको घातांक के रूप में लिख लो, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ऐसे 4 को भी आप यहाँ लगा सकते हैं। ऐसे देखिए 4 में लगाना है तो 4 में क्या दिया है, 5005, 5005। तो फिर इसको आप फैक्टर करें, 5005 का फैक्टर करते हैं तो 2 से तो कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। 3 से 5 5 10, 10 ये भी नहीं कटेगा। फिर किससे काटते हैं, 4 से भी नहीं कटे, 5 से काटिए। 5 एकम 5, ये भी हो गया 1, सॉरी 1 आएगा 1। अब इसको आप देखा किससे कटेगा। अब फिलहाल 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7, तो 7 एकम 7, 3 10 हो गया। 30 7 चौको 28, 2 बचा, फिर 7 त्रिके 21। अब 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कर, 9 से कटने का प्रोसेस ये होता है, इनको जोड़ कहते हैं 4 1 5 3 8, 9 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा। फिर 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 11 3 33, और फिर आ गया 13। तो इसका फैक्टर हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड। फिर इसी तरह से 5वां आप खुद कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन हमें नोट कर दे रहे हैं, 7429, इसको आप खुद करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कह रहा है ये जो दो पूर्णांक दिए गए हैं, कई सवाल दिए गए हैं ऐसे, इन सभी पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और आपको जांच करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर है। तो एलसीएम एचसीएफ हम फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं, 26 का पहले फैक्टर करते हैं। तो कुछ फैक्टर तो बिल्कुल आसान भी होते हैं, या नहीं है तो फिर आपके पास यही तरीका है, 26 को ऐसे लिखकर, ये 2 से तो कटेगा, तो 1 कम 2, 2 3 6 13। तो इतना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिखेंगे। 91 13 सते 91 होता ही है, 7 गुणे 13। जब दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो आप यहाँ दिखा भी सकते हैं, ऐसे करेंगे। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम आपको क्या बताया गया था, इसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उसका सबसे बड़ा घात, या उससे भी आसान तरीका ये होता है, दोनों में जो कॉमन है उसको देख लो, कॉमन क्या है 13, ये तो आप लिख लिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो पूरा लिख लेते हैं, सिंपल तरीका है। ओके, तो फिर इसको कर लो। एलसीएम कितना आ गया, 13 दूनी 26, और 26 में फिर 7 का गुणा कर लो, 7 छके 42 को 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 हो गया। और एचसीएफ कैसे लिखते हैं, एचसीएफ इसमें जो कॉमन है बस उतना ही लिखते हैं, क्या कॉमन है 13। तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिए। अब क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके और इन संख्याओं का गुणा करके जांच करना है कि वो सही है या नहीं है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ करते हैं, एलसीएम 182 है और एचसीएफ 13। तो 182 में 13 से गुणा करना, 3 दूनी 6, 3 बटे 24 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, फिर 1 2 8 1 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 2। तो ये आ गया आपका 2366। अब संख्याओं का गुणा कर लो। संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है, संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या है, 26 और 91, 26 इंटू 91। इसका भी गुणा यहाँ करके देखते हैं। 26 में 91 का गुणा कर लो, तो 1 का गुणा करें 6 2 होगा, 9 6 के 54 को 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6, फिर ये 3 2366 भी आ गया। तो
तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हैं। अतः आप लास्ट में यहां लिख लेंगे, अतः एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। ओके, आप समझ चुके हैं। तो कैसे एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, आप समझ गए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे इसको। एलसीएम अभाज्य गुणनखंड यहां हो गया, यहां तोड़े हैं आप। और 91 को अभाज्य गुणनखंड एलसीएम कैसे लिखते हैं, दोनों में जो कॉमन होगा उसको नोट कीजिए और जो कॉमन नहीं है पूरा यहां लिख जाइए, यही उपाय होता है। या घातांक के रूप में बताया गया था आपको, जैसे 2 पर 1 घात, 13 पर 1 घात। जैसे 2 पर 1 घात है तो जहां भी होगा 2 पर 1 घात लिखेंगे 2, फिर 13 पर 1 घात मैक्सिमम, दोनों में जो अधिकतम होगा वो लिखेंगे 13। इससे सबसे आसान तरीका यही है, कॉमन लिखिए और जो शेष बच रहे हैं सब लिखें, और एचसीएफ में जो कॉमन है उसी को लिखना है। ऐसे ही इसका दूसरा भी लगा सकते हैं। 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 510 का सबसे पहले फैक्टर, अभाज्य फैक्टर 510 का गुणनखंड 2 से तो कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से सोच लो, 5 5 10 2 12, 12 3 से कटने वाला है तो 3 से कटेगा, 3 बटे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और फिर 17 आ गया यहाँ। तो इसका मिला 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और इसी तरह से 92 का फैक्टर यहाँ कर लेते हैं। ये 2 से तो कट रहा है, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 23 खुद अभाज्य संख्या है, 2 गुणे 23। तो अभी क्या लिखना है आपको, एलसीएम। एलसीएम कैसे लिखेंगे, क्या बताए हम, जो कॉमन है वो लिखिए। तो कॉमन क्या मिला, 2, ये कॉमन हो गया, छोड़ दीजिए इसको। और कुछ कॉमन है तो उसको लिखो, और नहीं तो सब लिख जाओ। तो अब सब लिखिए, 3 5 17 यहां है, और इसमें 2 एंड 23 भी है। तो ये हो गया आपका एलसीएम। इसका गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 ये मिल गया, 3 दूनी 6 पचे 30, 17 दूनी 34। तो इसमें 34 का गुणा करके फिर 13 का भी गुणा करना है। 34 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, 3 चौको 12 को 2 हासिल 2, 1, 3 3 9 1 10, 1020। इसमें कौन बचा, भी 23 बचा, 23 का गुणा कर लो इसमें, 0, 3 दूनी 6, 0 3 0, 2 दूनी 4, 0 2, 0 6 4 3 2, 23,460। और ठीक इसी तरह से एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन है बस वही एचसीएफ लिखते हैं। तो कॉमन क्या है, केवल 2, तो एचसीएफ क्या आएगा, 2। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो, ये जांचना है। एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम है 23,460, एचसीएफ है 2 से गुणा करेंगे 0, 2 छक्के 12 को 2 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 46,920। और संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92, 510 गुणे 92। इसका गुणा थोड़ा करते हैं, 510 में 92 का गुणा करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 0 9 1 9 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, तो 46920। ये दोनों सेम हैं, तो ऐसे वेरीफाई हो गया। लास्ट में ऐसे लिख लेंगे, अतः एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल संख्याओं का गुणनफल। यहाँ वही लाइन आप उतार लेंगे और इसी प्रकार इसको नोट कर लेंगे। इसी प्रकार इसी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 336 और 54 में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और ये वेरीफाई करना है कि उनका गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो हम आशा करते हैं इसको आप लोग खुद लगा भी लेंगे, तो इसको आप खुद लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसमें क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बस अंतर यही है, यहाँ 3-3 अंक दिए गए हैं।
तो तीनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो प्रोसेस वही होगा। आप सबसे पहले इनका फैक्टर करें 12। ये तो छोटे अंक हैं, तो ओरल मौखिक आप लिख सकते हैं, यहाँ भाग देना कोई ज़रूरत नहीं है। 4 तिहाई 12 होता है, 4 को भी तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। 15 का 3 पचे 15 और 21 का 3 गुणे 7। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। इसको आप चाहते तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते थे। एलसीएम लिखने में ये बताया गया कि जो तीनों में कॉमन है वो लिखें और उसके बाद जो कॉमन नहीं है पूरा लिख जाइए। तो कॉमन क्या है? 3 3 3। यहाँ देखें, मान लो अभी इसको छोड़ दो, यहीं से देखो 3 3 3 कॉमन है, तो कॉमन लिख लिए 3। अब जो कॉमन नहीं है सब लिखिए यहाँ। 2 इंटू 2, फिर 5 और फिर 7। ये मेथड है। या फिर एक तरीका और है एलसीएम लिखने का। एलसीएम लिखने का ये भी बताया गया था, इन सब में जो बड़ा घात है गुणनखंडों का, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनके सबसे बड़े घात को लिखना है। जैसे 2 पे पावर यहाँ 2 है, 2 और कहीं है नहीं है, तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे। 3 में देखिए इस पर 1 पावर यहाँ 1 1, तो सबसे बड़ा 1 ही है, तो 3 ही लिखेंगे। उसका 5 पर 1 है 5 और 7, तो बात यही हुआ, यही पहुंचे। तो जो मेथड आपको समझ में आ रहा है वही लिखेंगे आप। तो एलसीएम क्या हो गया? इसका गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, 60 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे, 7 6 के 42, 420। एचसीएफ क्या होता है? तीनों में जो कॉमन, बस कॉमन ही लिखते हैं। कॉमन क्या है? 3, तो ये 3 हो गया, ये हो गया एचसीएफ। तो इस तरह से पहला 12, 15 एंड 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात किए। दूसरा क्वेश्चन दिया 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो फैक्टर क्या है? वैसे तो 17 तो अभाज्य संख्या है, तो इसका फैक्टर 1 इंटू 17 ही होगा। फिर 23 भी अभाज्य संख्या 1 इंटू 23 ही होगा। और 29 भी अभाज्य संख्या है, 1 इंटू 29 होगा। तो अब यहाँ एलसीएम अगर लिखते हैं तो क्या आएगा? एलसीएम में क्या बताया गया? जो तीनों में कॉमन है, तो कॉमन तो 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो 1 है तो 1 लिख लेते हैं। 1 का कोई मतलब नहीं, और इन सभी अंकों को लिख लो। 17, 23 और 29, ये गुणा आप इजीली कर सकते हैं। और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन है? 1, तो इसका एचसीएफ होगा 1, और एलसीएम इसका जो गुणनफल आएगा वो उत्तर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है 8, 9 और 25। तीसरा 8, 9 एंड 25। तो ये भी बहुत सिंपल है। 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3, और फिर 25 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5। तो एलसीएम क्या आएगा? कुछ कॉमन है तीनों में? कुछ नहीं कॉमन है, तो सब लिखिए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। एलसीएम कैसे लिखते हैं? जो तीनों में कॉमन है उसको लिखना है, और जो नहीं कॉमन है सब लिखना है। तो कॉमन कुछ नहीं है, तो इसलिए जितने भी हैं सब यहाँ लिख लिए। इसका गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और ये 5 पच्चे 25, 25 बट्ठे 200 और 3 तरीके 9, तो 9 दूनी 1800 हो गया। आप गुणा पेयरिंग करके करते हैं तो इजी होगा। एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तीनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसमें क्या दिया है? एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, ये मान दिया हुआ 9, अर्थात आपके क्वेश्चन में 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो अब पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? तो इस मेथड से निकालिए। आपका फार्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल संख्याओं का गुणनफल। यहाँ लिखते हैं संख्याओं का गुणनफल। यहाँ मान पुट करके सॉल्व करना। एलसीएम तो आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ एलसीएम रहने दें। एचसीएफ क्या है? 9, और संख्याएं कौन है?
ये 306 एंड 657, ये दो संख्याएं हैं। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसी को सॉल्व करेंगे, जो भी मान आता है वो आंसर होगा। तो 9 से देखिए कौन कटेगा, ये भी कट रहा है, तो 9 से काट दीजिए। 9 सत्ते 63, 63 तो 2 बचा, 9 त्रिके 27। तो फिर 306 में 73 का गुणा करना है, तो 3 छक्के 18, 0 तो 18 लीजिए, 3 त्रिके 9, 7 छक्के 7, 6 सत्ते 42 और 7 त्रिके 21, 8 3 9 4 13, 1 1 2 2, 22,338, 22,338। तो यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं जिनका एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से एलसीएम को आप यहाँ से पक्षांतर करके मान निकाल के ये गुणा आप चेक कर लेंगे, 22,338 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन समझिए, समझ में आया? नहीं समझे, क्या करना है, 6 टू द पावर n, जैसे 6 पर पावर n मीन्स क्या है, n कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू ऐसे करते जाएं, तो क्या ये कभी ऐसा नंबर बनेगा जिसका अंतिम अंक 0, इकाई वाला स्थान 0 हो जाए और इस तरह से कोई नंबर यहां मिले? फिर ये तो हम समझा रहे हैं, इसको फेयर में ऐसे नहीं लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे 20, 410 कोई भी है, तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये ऐसे मानिए ये 10 से तो अवश्य कटेगा, यानी इसके फैक्टर में गारंटी है 2 इंटू 5 का एक पेयर अवश्य आएगा। जैसे 20 को ही देखें, आप क्या लिखते हैं, 2 इंटू 5, 2 दूनी 4 पचे 20, तो ये 2 इंटू 5 का 2 पचे 10, तभी तो ये 0 होगा। ये 2 इंटू 5 का एक फैक्टर अवश्य आएगा। अगर इसका हम फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें और उसमें 2 इंटू 5 आ जाए, तो उससे ये प्रूफ होता है कि इसके मतलब अंक लास्ट वाला अंक जो है कि 0 पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो फिर हम 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं। तो 6 टू द पावर n लिखना है, तो 2 इंटू 3 पर पावर n होगा। अब n कोई भी नंबर हो तो आप 2 इंटू 3 इंटू फिर 2 इंटू 3 इंटू ऐसे ही लिखेंगे, यानी ये कोई भी अंक हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, इसका फैक्टर करेंगे तो केवल 2 इंटू 3 आप जीवन भर ये करते रहो, क्या कभी ये 5 आएगा इसमें? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, जब 5 नहीं आया तो ये गारंटी हो गया यह अंक जो होगा कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यहां लिख लेंगे, यहां इसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे कि स्पष्ट है कि 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 कभी नहीं आएगा। इसको देखकर आप बोल रहे हैं इसमें 2 इंटू 5 कभी नहीं आएगा, अतः 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इस प्रमेय से, जो प्रमेय आप पढ़ रहे हैं कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम इसको बता दिए। वैसे इंट्रोडक्शन में हम इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बताए थे 4 टू द पावर n के बारे में, उसको भी आप देख लेंगे इंट्रोडक्शन, और उस हिसाब से इसको भी ऐसे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, देखिए ऐसे कुछ अंक दिए गए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आपको सिद्ध करना है, व्याख्या करना है कि ये सब भाज्य संख्याएं हैं। वैसे आप ध्यान देंगे भाज्य और अभाज्य के बारे में आपको हम एक बार बता चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन में भी। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसके फैक्टर में, ध्यान दीजिए इसमें पहले अभाज्य देखो, ऐसी संख्याएं जिनका हम फैक्टर करें तो उसमें 1 और स्वयं वही संख्या मिले, उसे अभाज्य कहते हैं। और भाज्य क्या है, स्वयं के अलावा और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर बनता है तो वो संख्याएं भाज्य हैं। तो इसका 2 उपाय,
या तो इसका सब गुणा कर लें और फिर उसके बाद जैसे यहाँ भाग विधि से आप फैक्टर करते हैं, यहाँ अंक लिख के आप यहाँ गुणनखंड ऐसे करते हो उस तरह से करें, या फिर ऐसे हम सीधे बिना ये गुणा किए हम यहाँ उत्तर दे रहे हैं। देखिए पहले इसको हम लेकर चल रहे हैं, 7 × 11 × 13 + 13। इसमें देखो 13 यहाँ है और इसमें 13, हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ 7 × 11 आएगा और यहाँ 13 कॉमन हो गया तो प्लस यहाँ क्या आ गया 1, तो ये बन गया 13 गुणे ये 11 × 7 = 77 और 1 78। तो ये जो भी संख्या मिल रही है उसका हम फैक्टर 13 × 78 13 × 78 कर लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रकट कर सकते हैं। अतः ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया, यह एक भाज्य नंबर है। फिर इसमें आइए 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 और +5। इसमें भी देखें ये गुणा है तो ये एक ही अंक होगा, ये 5 है। हम 5 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से 7 × 6 × 5 कॉमन हो चुका, 4 3 2 1 लिखो या ना लिखो, प्लस यहाँ 5 कॉमन आ गया तो क्या आ गया 1। तो 5 × इसका गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 और 7 छक्के 42, तो 42 में 24 का गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, या 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10। ये आ गया आपका 1008 + 1 मीन्स 5 × 1009। तो यहाँ हमारा मतलब है क्या, या उससे मतलब नहीं, गुणनखंड बन गया, दो अंकों के गुणा के रूप में हम इसको प्रकट कर सकते हैं। अतः ये भाज्य संख्या है। तो यही बात यहाँ लिखना है कि स्पष्ट है कि दी गई संख्याओं को हम दो अंकों के गुणनफल के रूप में प्रकट कर सकते हैं जो उन स्वयं वाली संख्याओं से अलग हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इस बात को यहाँ आप नोट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और बचा 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से, थोड़ा इसका इबारती लंबा है, बुक अपने सामने रखें, हम पढ़ रहे हैं उसको। ऐसे दिया कि किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। ओके, यहाँ नोट करते हैं हम, सोनिया कितना टाइम लगाती है, एक चक्कर में 18 मिनट। और रवि इस मैदान का एक चक्कर लगाता है, कितना दिया, 12 मिनट। ओके, ये वृत्ताकार खेल का मैदान है, इसमें दौड़ हो रहा है। सोनिया एक चक्कर इसको 18 मिनट में लगा लेती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो कौन तेज दौड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये जब रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा ले रहा है तो रवि का स्पीड तेज है। निश्चित है जब यहाँ दोनों दौड़ना शुरू करेंगे तो रवि आगे हो जाएगा और सोनिया पीछे पड़ जाएगी। दोनों आगे पीछे हो चुके हैं। ओके, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट। ओके, हो गया। अब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, यहां से दौड़ना दोनों यहीं से स्टार्ट किए हैं। तो अभी हम देख चुके, जब यहां से दौड़ना स्टार्ट किए तो कुछ ही समय के बाद ये दोनों आगे पीछे हो चुके हैं। आपको बताना है कि कितने समय के बाद ये दोनों फिर वो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे तो सोचा तो ये तो आगे पीछे हो चुके, लेकिन कभी एक टाइम आएगा जिसमें ये दोनों यहां से फिर क्रॉस करें। उसी टाइम को बताना है कि कितने समय के बाद। उसको हम ऐसे मान लेते हैं कि माना सोनिया यक्ष चक्कर लगाने के बाद रवि से प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी। तो कितना समय लगेगा इसको आने में? ये यक्ष चक्कर लगाने में कितना टाइम चाहिए?
यहाँ लिखेंगे सोनिया द्वारा यक्स चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में जब 18 मिनट लग रहा है तो 18 यक्स होगा। इसी प्रकार हम ये फिर मान लेते हैं कि माना रवि, ऐसे लिखेंगे माना रवि वाई चक्कर लगाने के बाद, यही पॉइंट लिखेंगे, लगाने के बाद शून्य से प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। इसलिए रवि द्वारा लिया गया समय, यहाँ लिखेंगे रवि द्वारा लिया गया समय, जब रवि एक चक्कर अब 12 मिनट में लगा रहा है तो 12 वाई। तो इन दोनों टाइम के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, ये दोनों समय कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ फिर देखें, सपोज दैट 10 बजे यहाँ से दौड़ शुरू हुई और 12 बजे ये दोनों मिल गए, तो 12 बजे तक मान लो ये यक्स चक्कर लगाया सोनिया और रवि वाई चक्कर लगाया, तो फिर चाहे जितना चक्कर लगाया वो तो 12 बजा तो 2 ही घंटे हुए। सोनिया भी 2 घंटा दौड़ी, रवि भी 2 घंटा दौड़ा, मीन्स ये जो सोनिया 18 यक्स घंटे दौड़ी और रवि 12 वाई घंटा दौड़ा, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे, इसलिए 18 यक्स इक्वल 12 वाई होगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है मिनिमम चक्कर लगाना है, हो सकता है इससे और ज़्यादा चक्कर फिर यहाँ से शुरू करें तो फिर उतने समय के बाद फिर दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ यक्स और वाई का न्यूनतम मान चाहिए आपको, न्यूनतम मान। और यक्स ये भी है, यक्स और वाई पूर्ण संख्याएं भी होंगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण चक्कर लगाना है, चक्कर कभी ये नहीं कि आधा चक्कर या फिर, क्योंकि मूल स्थान पर मिलना है तो मूल स्थान पूरा 1 चक्कर या 2 चक्कर या 3 चक्कर ही होगा। यहाँ से अगर हम यक्स की बात करें तो 12 वाई बटे 18 होगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिके 18। अब y का वह न्यूनतम मान बताइए जिसके लिए ये पूर्ण नंबर हो। तो y का मान ध्यान दीजिए, y का मान जब 3 हो तभी ये 3 3 कटेगा, या 6 हो तभी 3 दूनी 6 कट के 2 दूनी 4 आएगा, फिर 9 हो तब भी होगा 3 त्रिके 9। लेकिन इसमें न्यूनतम अंक क्या है? 3 है। तो यहाँ लिखेंगे जब y का न्यूनतम मान 3 होगा तभी यक्स का न्यूनतम मान प्राप्त होगा। इसलिए यक्स इक्वल तब क्या आएगा? 2/3 गुणे 3 करेंगे तो 2 आएगा। तो यक्स यानी सोनिया 2 चक्कर जब लगाएगी और ये 3 वाई है, वाई यानी अर्थात रवि 3 चक्कर लगाएगा तो ये फिर अपने मूल स्थान पर मिल सकते हैं। वैसे थोड़ा कंसीडर करें, यहाँ सोचते हैं हम। सोनिया जब 18 मिनट में 1 चक्कर लगा रही है तो 2 चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा? 1 चक्कर लगाई 18 मिनट, फिर 1 चक्कर लगाई 18 दूनी 36 मिनट में यहाँ आ चुकी। रवि को यहाँ बात बताया गया कि रवि 3 चक्कर में फिर मिलेगा, तो रवि 1 चक्कर में 12 मिनट लगा रहा है तो 3 चक्कर में 12 3 36 मिनट। देखो समान समय में यहाँ पहुँच रहे हैं तो इसलिए 36 मिनट में ये पहुँच रहे हैं। अतः यहाँ लास्ट में लिख लेंगे आप, यहाँ चाहे यक्स की वैल्यू रखो चाहे यहाँ वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू 3 है और यक्स की वैल्यू 2 है। अतः लिखेंगे अतः लिया गया समय, या ऐसे लिख सकते हैं, लिया गया समय 18 गुणे 2 बराबर 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 हम लोग पूरा किए।